चलो बोलो। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है? कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? किस नदी में मझौली नदियां द्वीप स्थित है? बर्फ पानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? कौन सी भारतीय क्षेत्रों में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक है? उस तत्व का पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। जलयोजन लिखिए, एक गलत। कौन से लघु उच्च आवाज आहट महासागर में नहीं पाई जाती है जी? पवाल द्वीप। कौन सा सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक। महासागरीय जल की गति ऊपर एवं नीचे किससे संबंधित है? पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? क्या याद है? कौन से जलमंडल में शामिल है? वैसे कौन सी जलमंडल में शामिल है? सभी जैव व अजैव जीव। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? 3 हो गया। मानव को भोजन प्रदान करने वाले 2 साधन कौन से हैं? जीव जंतु और खाली जीव जंतु खाती है? मनुष्यों को खाती है? इसमें तो नहीं लिखा हुआ है। नहीं, खाली जीव जंतु को खाती है और कुछ नहीं खाती है। पौधा को नहीं खाती है। प्रजातीय विविधता किसे कहते हैं? चार गो 15 क्वेश्चन लिखती है। कैसे छोड़ दे? पढ़ाई से लगा तीनों का दिखा। अभी तो 15 में लिखी है। आज और चाहिए कौन सा है? यही है जो मन करेगा सो। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? किस नदी में मझौली यानी कि मझौली नदी द्वीप है जी? किस नदी में है मझौली नदी? बर्फानी तूफान किस तरह की प्रकृति करता है? कौन से भारतीय क्षेत्रों में भूकंप की आने की संभावना सर्वाधिक होती है? उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। कौन से लघु अवयव महासागरों में नहीं पाई जाती है? कौन से लघु उच्चावच आहट महासागरों में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। बोलो, बता रहे हैं। कितना देर रुके? कौन सा सबसे छोटा महासागर है जी? अटलांटिक महासागर। उसका महासागरीय जल की गति ऊपर एवं नीचे किससे संबंधित होती है? पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? कौन से जलमंडल में सम्मिलित है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश
इसके साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? क्या बनाती है? बता रहे ऑक्सीजन सल्फेट। गलत, आयरन सल्फेट। हाँ वही सल्फेट। वही कैसे? अक्रियंत्र है। मानव को भोजन प्रदान करने वाले दो साधन बताएं। भोजन प्रदान करने वाले दो साधन कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? और प्रजातीय विविधता किससे कहते हैं जी? किससे कहते हैं? किसी प्रजाति के लक्षण पांच लोग पढ़ते थे। नहीं है। नहीं है तो तुम्हारी गलती है। 20 क्वेश्चन बोले थे, 20 चाहिए। सर ना अब लो ना, सबको देंगे। देखो तुम तो 2 बोलेगी, और से ज्यादा लेगा तो मजा लेना। चूट लोग तो आए। कहाँ चोट लगता है? कहाँ चोट लगता है? हाथ तक कटवा लगता है। साइकिल भी चलाना है ना। अभी 10 मिनट आराम कर लेना। रुकिए तो इसको पिटा उसी पर लेगी। वाह, चलो। इतना सुखवार हाथ हो गया है तो जी। चलो अब ना, प्राकृतिक पर्यावरण से तुम क्या समझते हो? हमारे आसपास जितने भी बोलो, ठीक है, बोलते जाओ। हमारे आसपास उपस्थित वो सारी चीजों जिनके मानव के द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक के द्वारा बनाई जाती है उससे वस्तुओं। ठीक है, इतना कह दो कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई वस्तु है, क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण। मानव वातावरण के विभिन्न उपगाम कौन कौन से हैं? सौर से मानव का प्रभाव, ताप के मानव व्यवहार से प्रभाव, प्रदूषण के मानव व्यवहार से प्रभाव, प्राकृतिक एवं मानव। प्राकृतिक पर्यावरण तथा निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हमारे व्यवहार मानव प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त सभी वस्तु एवं हवा पानी, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी पाया जाता है वो प्राकृतिक पर्यावरण है। मानव के द्वारा जो भी बनाया जाता है वो निर्मित पर्यावरण है। अगला, मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। मानव द्वारा मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के जल प्रदूषण का कारण आखिरकार जल प्रदूषण जब होता है तो उससे मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जल अगर प्रदूषित होगा, जैसे जिस कुआं से तुम पानी पी रहे हो उसमें अगर कचरा फेंका जाए तो वो बीमारी होगा। बस इतना ही हमको जानना है कि जल प्रदूषण से मानव को क्या होता है? बीमारी होता है। हानिकारक रसायनों के प्रभाव के कारण मानसिक विकार उत्पन्न होता है। अच्छे आहार से आपका क्या बने? अच्छा आहार कौन कौन सा आहार है? मानव के सीधी सीधी बोलो ना, अच्छा आहार किसे बोला जाता है? सीधी सीधी तुम जो जानते हो, जैसे भोजन करते हो ना, अच्छा भोजन किसको करोगे? मुझे कहोगे तुम अच्छा भोजन किसको कहोगे? जो शरीर के लिए हानिकारक हो। जी सर, सुन लो। शरीर के लिए जो लाभदायक हो, जो पौष्टिक आहार हो। अब नहीं याद। बस 10 बोलेंगे, 5 मिनट सुनेंगे। 10 कम से कम है, इसका 10 सुना देती। सीमांत उत्पाद वक्र एवं औसत उत्पाद वक्र का क्या आकार होता है जी? यू का आकार होता है। ओके, सीमांत लागत वक्र और लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? उच्चतम की न्यूनतम? ओके, किसी बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं, किस बाजार में? गलत, पूर्ण प्रतियोगिता पर। यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा?
मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा, कि मूल्य मात्र घटेगा? मात्रा बढ़ेगा। ओके। दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा? P इक्वल टू न्यूनतम औसत लागत या P इक्वल टू न्यूनतम सीमांत लागत या P इक्वल टू न्यूनतम औसत परिवर्तन लागत या कोई नहीं? परिवर्तित लागत। एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है, जिसमें से औसत संप्रति यानी आगमन बराबर सीमांत संप्रति या सीमांत संप्रति बराबर औसत मोर देन औसत संप्रति या औसत संप्राप्ति मोर देन सीमांत संप्राप्ति? नहीं, औसत संप्राप्ति मोर देन सीमांत संप्राप्ति। बस इसको पे 10 तो ये बोलो देना तो 10 को खा लेंगे, आज से कम देगा। दिवाली का ऑफर है 10 को पर दूगो आज ऑफर दिवाली पे। चलो, भारत किस व्यापारी समूह का सदस्य है जी? हाँ, किस व्यापारी समूह का सदस्य है? दुनिया में जितना भी व्यापार होता है भारत उसका एक सदस्य है। उस समूह को क्या कहा जाता है? किसी मछली के नाम पर है, अभी भी नहीं बताई। 7 एक मछली होता है, 7 समूह व्यापारी समूह है, 7 नाम दिया गया है। पूरा विश्व का जो भी देश इसमें शामिल है वो पूरा दुनिया में अपना व्यापार करने में उसको कोई कठिनाई नहीं होगा। हाँ, ये गलती हो गया। कौन सा देश ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? रूस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पतन क्या? दक्षिण अमेरिका में कौन राष्ट्र ओपेक का सदस्य है? दक्षिणी अमेरिका में कौन राष्ट्र ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में कौन राष्ट्र ओपेक का सदस्य है? वेनेजुएला। 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? ओके। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन से है जी? विस्तृत पतन। 10 और है इनमें से ओपेक का संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच झगड़ा हुआ था, वही झगड़ा विश्व युद्ध करा दिया था। एगो देश के जैसे मान के चलो कैसे गांव है, अगर उस गांव के किसी आदमी को तुम मार दोगे तो उस गांव के और लोग भी आके तुमको हमला करेगा, तुम भी हमला करोगे। अब उससे नहीं फरिया लगेगा, तुम दूसरे गांव का सहायता लोगे, वो भी दूसरे गांव का सहायता लेगा। वैसा ही ऑस्ट्रिया और हंगरी में लड़ाई जब हुआ तो वो क्या किया कि दूसरे देश से सहायता लिया, वो भी दूसरे देश से सहायता, पूरा दुनिया 2 गुट में बट गया। पूरा दुनिया भिड़ गया लड़ाई में, इधर से और उधर से पूरा लड़ाई हुआ। अभी की 1918 में हुआ था ना जी, पूरा दुनिया। वैसा ही स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है कि रूस यूक्रेन पर हमला किया था कुछ हिस्सा दखलियाने के कारण, हमला भी जारी है। उसमें क्या हुआ है कि रूस अपना डेलीगेट यानी कि अपना मंत्री को इधर उधर कंट्री में भेज रहा है। जैसे अभी भारत में आया हुआ है, उनका एक मंत्री अभी भारत में आए हुए, वो भारत से सहयोग मांग रहे हैं कि हम दुनिया से लड़ना चाहते हैं, आप मेरा सहयोग कीजिए। उधर चाइना भी गए थे। चाइना भारत अगर जिस देश को सपोर्ट कर देगा दुनिया में वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चाइना भी अभी आगे चल रहा है। अमेरिका कितनों भी आगे है लेकिन रूस के सामने अभी बहुत पीछे है। तो भारत यूएन यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो सिक्योरिटी काउंसिल था वहाँ और वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल दोनों में बैठक में न रूस को वोट दिया और न अमेरिका को वोट दिया। जो बाइडेन और पुतिन, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और पुतिन रूस के राष्ट्रपति। पुतिन भारत से कह रहा है कि आप हमको सहयोग कीजिए। एक बात जरूरी है कि भारत को हर दुख में पुतिन साथ दिया है, मतलब रूस साथ दिया है। चाइना से जब भी लड़ाई हुआ है रूस साथ दिया है, जो भी देश भारत पर अटैक किया है रूस साथ दिया है, और इधर अमेरिका कहकर पीछे चला जाता है। तो ये तो बात नहीं बनती है कि अमेरिका का जो है बात काटा जाए और रूस का बात माना जाए। बात यहाँ बनती है कि मानवता के नाते
दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत बुद्ध के पद चिन्ह पर चलता है। बुद्ध के द्वारा बताया गया मार्ग पर भारत चलता है और भारत चाहता है कि पूरा दुनिया में शांति हो। शांति से भी तो देश को हासिल किया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी की हत्या करके किया जा सके। वो भी जीव है। इस जीव धरती पर जो भी जीव आता है उसको जीने का हक है। किसी को मार कर किसी का हक छीन लेना बड़ाई नहीं है। अगर उसको जीते जी उसके हक को ले लेते हो तब मानेंगे बहादुरी, नहीं तो मार कर लेना कौन सी बहादुरी है। तो यूक्रेन पर हमला करके रूस चाहता है कि दखल कर ले, ऐसी बात नहीं है। उसको नहीं करना चाहिए था। मतलब सेना जैसे भेजा, अटैक करके मारता नहीं, वहां की क्षति नहीं पहुंचाता, सेना का कब्जा करा लेता, वैसे कर लेता तो वहां के लोग शांति से रहते। तालिबान ने किया था अफगानिस्तान में। अभी अफगानिस्तान में भारत से लगभग क्या 5,000 शायद की 500 ट्रक गेहूं भेजा था। गेहूं भेजा था इसलिए कि वहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। वहाँ सबसे ज्यादा केसर होता है और ड्राई फ्रूट्स होता है, जो सूखा फल होता है, महंगा फल। तो वहाँ तालिबान वहाँ पे हमला करके कब्जा कर लिया। तो भारत वहाँ मदद के नाते भेजा था, पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा था। वह क्या कि पाकिस्तान कह रहा था कि मेरा ट्रक लेकर जाएगा अफगानिस्तान, उसी में रास्ता है पाकिस्तान में। तो भारत बोला कि अगर तुम्हारा ट्रक जाएगा तो वो कहेगा कि पाकिस्तान से आया है, अब पाकिस्तान अपने कंगाल है। तो कंगाली का कारण यह है ना कि वहाँ के बच्चे को, पाकिस्तान के लोग मेरा वीडियो बहुत देखते हैं, वहाँ के बच्चे को पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी ग्रुप है आतंकवादी कार्यों में ढकेल देते हैं। वहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वहाँ के बच्चे रास्ते भटक जाते हैं। वो बच्चे अगर अपने देश छोड़कर किसी और कंट्री में जाकर और अच्छा से अपना कमाए तो उनका देश आगे बढ़ सकता है। बस उनको यही सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को आतंकवादियों के साथ न भेजकर हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और कमाने के लिए लगाएं, देश को तरक्की में लगाएं। नहीं तो आपस में कटते रहेंगे, मरते रहेंगे। वहाँ खुलेआम हथियार बिकता है। हाँ, वहाँ स्त्रियों की शिक्षा पर बैन लगाया गया। तो एक लड़की उसका विरोध किया था और स्कूल जाने लगी थी तो उसको गोली मार दिया गया था। उसको नोबेल प्राइज मिला था। 17 साल की लड़की थी। मतलब पूरा दुनिया हाहाकार मच गया था कि लड़कियों की शिक्षा के लिए वो जो है उत्प्रेरित कर रही थी, उसी को आतंकवादियों ने गोली मार दिया। वहाँ आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं, पुलिस के पास भी जाएंगे तो कोई गम नहीं, हथियार लेकर घूमते हैं, खुलेआम हथियार दिखता है। यहाँ तक कोई हथियार दिखा कर देखे ना। दुनिया में भारत में अभी मेरे ख्याल से लगभग हथियारों का लाइसेंस लोगों को मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। भारत में बहुत कम हथियार मिलता है लोगों के पास में। और दूसरी बात यह है, इलीगल तरह से किसी के हाथ में अगर हथियार दिख जाता है, आर्म्स एक्ट में भीतर चला जाता है, या उसको छुप के रहना पड़ जाता है, या मुश्किल हो जाता है जीना। ऐसा भी कंट्री है भारत, शांति व्यवस्था है। किसी को कोई व्यक्ति बिना लाइसेंसी हथियार, मतलब बिना लाइसेंसी हथियार के अगर खुलेआम हथियार भांजता है तो कोई वीडियो वायरल हो जाए, फोटो वायरल हो जाए, भीतर जाना ही जाना है। तो अभी यहाँ कहीं शांति है। यहाँ हम लोग बहुत स्वतंत्र है पाकिस्तान की तुलना में। वहाँ हथियार खुलेआम बिकता है, कोई किसी को मार दे, कोई प्रभाव नहीं। तालिबान में भी वैसा ही है। अमेरिका में भी इस समय तनी सा स्थिति खराब हो चुका है, क्योंकि कुछ भी समझौता, हर कंट्री मैंने एवरी कंट्री कोई भी समझौता करे, लेकिन जानता या जीवों के ऊपर अटैक या जीवों के खतरा से रिलेटेड कोई बात हो, उस पर कोई समझौता न करे। जैसे मान लो अभी अपने यहाँ 4 साल का सेना का नियम लागू है, अमेरिका में 2 साल का लागू है। 2 साल ही ड्यूटी करोगे पुलिस में, उसके बाद रिटायर हो जाओगे। तो ये इससे समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 साल के बाद हो तो बेरोजगार हो जाएगा। सेना में 4 साल के बाद ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन लोगों को कुछ रूप से मान लेते हैं कि शॉर्ट कर देते, एक बार 4 साल नहीं, जब 12 साल 14 साल था तो 7 साल 5 साल 8 साल ऐसे कर देते तो ठीक रहता।